हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हम लोगों का सक्सेसफुली हम लोगों ने अकाउंटेंसी को क्लियर किया। आप लोगों का एग्जाम अकाउंटेंसी मस्त गया, जो एकदम अच्छा क्वेश्चन पेपर भी आया था। अल्टरनेटिव इंग्लिश भी मस्त गया, ठीक है। हिंदी भी जिन लोगों का था वो भी मस्त गया, ठीक है। सो आज का जो क्लास होगा वो फुल्ली डेडिकेटेड होगा आपका इकोनॉमिक्स के लेके। जो हम लोग का 4 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स, वो ये क्लास फुल्ली डेडिकेटेड उसी के लिए। आज का जो क्लास होगा, आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स में किन किन क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है, जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो मैं क्लासेस में आज लेके आ रहा हूँ, इसमें आपका पास्ट टेस्ट क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आने वाला है, ठीक है। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये सेशन एंड धमाकेदार क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? तो एग्रीगेट डिमांड का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं ना, जितने भी सेक्टर आने वाले टाइम में परचेस करने वाले हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। मतलब एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, तो सभी सेक्टर मिलके आने वाले टाइम में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड या परचेस करने वाले हैं, उसी को हम लोग दोस्तों एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये आया भी हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, aggregate demand or aggregate expenditure refers to the total value of final goods and services that all sector of the economy intended to purchase at a given level during an अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में सभी सेक्टर मिलके कितने गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड करने वाले हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और ये जो डिमांड होता है ये एक्चुअल नहीं होता है, ये प्लान्ड डिमांड होता है। क्या होता है दोस्तों? ये प्लान्ड डिमांड होता है। एक्चुअल डिमांड इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम होगा, व्हाट इज नेट प्रोडक्ट, व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड आया हुआ है। तो क्या होता है, हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। The national product at a factor cost refer to the total value of goods and services produced within a country's border during a specific period measured at a factor cost। मतलब जो भी हम लोग के बॉर्डर के अंदर बना हुआ है, ठीक है, जो भी हम लोग के बॉर्डर के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बना गया है, और गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी हम लोग कॉस्ट पे करते हैं, उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। द फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट of production including the payment to the factor of production such as labor, capital, land। it exclude indirect tax but include subsidies। ये indirect tax को क्या करता है? exclude करता है, but subsidies को include करता है। समझ गए आप? फैक्टर कॉस्ट का मतलब, फैक्टर कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के टाइम में देते हैं। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के टाइम में हम लोग लैंड का हेल्प लेते हैं, लेबर का हेल्प लेते हैं, तो उन सभी को जो भी पेमेंट्स करते हैं वो आपका फैक्टर कॉस्ट ही कहलाता है, ठीक है। जैसे कि नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट इज कैलकुलेटेबल। नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय समिंग ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय द ऑल फैक्टर्स प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूडेड, देखो, वेजेस एंड सैलरीज। अभी देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये देखो, द नेट नेशनल प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा? सबको प्लस करना पड़ेगा, जो भी इनकम अर्न किए हैं, कौन? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वेजेस एंड सैलरीज, उनको भी जोड़ना होगा, प्रॉफिट्स को, रेंट को, इंटरेस्ट को, सबको अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? एक्सप्लेन द इनकम मेथड बाय कैलकुलेटिंग जीडीपी। हम लोगों को इनकम मेथड को एक्सप्लेन करना है। मतलब हम लोग को जब नेशनल इनकम निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ द इनकम मेथड, तो हमको कैसे ये निकालना है, ठीक है। इनकम मेथड हमको क्या कह रहा है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम ऑफ, देखो, एक्सप्लेन द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी निकालने का टाइम में हम लोग इनकम मेथड का कैसे हेल्प लेते हैं, ये हम लोगों को बेसिकली जानना है। तो सबसे पहले इनकम मेथड क्या होता है ये समझो। देखो, income method is the method which measures the income of the country as the sum total of the income, the sum total of the all factor income, compensation of rent, interest, profit earned by the normal resident of a country during an accounting year। मतलब देखो, सिंपल सी बात है,
कि इनकम मेथड से हम लोग को नेशनल इनकम मेथड से हम लोग को जीडीपी कैसे निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन ना कि एक्सप्लेन द इनकम मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग जीडीपी, मतलब जीडीपी निकालने के लिए इनकम मेथड कैसे हेल्प करता है। तो देखो जो भी देश के नॉर्मल रेसिडेंट है, अब उन लोगों ने जो भी मेहनत करके, ठीक है, जो भी मेहनत करके लाइक फैक्ट्री में काम करके या कहीं भी काम करके जो भी उन लोगों ने पैसा जनरेट किया है, उन सभी पैसे को जोड़ देंगे तो हम लोग का नेशनल इनकम निकल के आ जाता है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। मतलब जो भी उन लोगों को इनकम हो रहा है, जैसे कि मान लो कि कोई वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरीज मिलेगा, तो वो हो गया। मान लो कि मेरा कोई घर है तो हम मान लो रेंट में चला के रखा है, वहां से हमको कोई प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी इनकम आपका इनकम में कैलकुलेट होगा। फिर मान लो कि कंपनीज है तो कंपनीज में जो भी प्रॉफिट्स होगा, ठीक है, तो वो सभी प्रॉफिट्स हम लोग को इनकम मेथड में ही काउंट होता है। तो सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, इनकम मेथड निकल के आ जाएगा, ठीक है, इनकम निकल के आ जाएगा। और इनकम से ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, जीडीपी देश का निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि देखो कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और फैक्टर इनकम मेथड। द सम of all factor income earned by the domestically in the country is called the domestic income और NDP-FC। मतलब देखो जो भी देश के अंदर हम लोगों ने जो भी इनकम कमाया है, देश के अंदर में जो भी नॉर्मल रेशियो में मेहनत करके पैसा कमाया, उन सभी पैसों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का NDP-FC। ये कंट्री के अंदर ही होने वाला है, ठीक है, डोमेस्टिकली मतलब कंट्री के अंदर ही होने वाला है। अब इसका कंपोनेंट्स को समझो। देखो कंपोनेंट्स ऑफ द फैक्टर इनकम क्या है तुम्हारा, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, सबसे पहले तुम्हारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब जो भी एक वर्कर है किसी भी फैक्ट्री में जब काम करता है तो उससे क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली बात है कंपनसेशन मिलने वाला है। क्या मिलेगा, वेजेस, सैलरीज, यही सब मिलने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट पेड टू द वर्कर फॉर परफॉर्मिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। इट इंक्लूड्स द ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड बाय द वर्कर। इट कंटेन्स द थ्री एलिमेंट्स। अब देखो कोई भी एक वर्कर जब किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में काम करने वाला है तो उसे क्या क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बात है वेजेस एंड सैलरी इन केस, उसको कैश में पैसा मिलेगा। फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब काइंड मिलेगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये मिस्टर मुन्नू लाल है, कौन है, ये मिस्टर आपका मुन्नू लाल। मान लो कि मुन्नू लाल किसी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, किसी फॉर्म में काम करता है, मान के चलो फैक्ट्री में काम करता है, तो मुन्नू लाल इसे क्या देंगे, फैक्टर सर्विस देंगे, और फॉर्म इसे क्या देने वाली है, फैक्टर पेमेंट। अब ये फैक्टर पेमेंट इस तरीके से भी हो सकता है कि मुन्नू लाल का मान लो कि सैलरी है 1000 और 1000 का मुन्नू लाल को क्या मिलता है, गुड्स मिलता है। मतलब कि मुन्नू लाल इस फॉर्म में काम करता है, ठीक है, मुन्नू लाल को 1000 वो सैलरी दे दिया फॉर्म, और 1000 मान लो कि ये फॉर्म बनाता है मैगी, क्या बनाता है, मैगी। 1000 किसे केस में पैसा दे दिया, 1000 रुपीस का मैगी दे दिया। तो वेजेस एंड सैलरी इज काइंड में होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है जो पेट्रोल डिपो में काम करता है, ठीक है, अब पेट्रोल डिपो में काम करता है, उसे 10,000 रुपये तनख्वाह है और आने जाने का पेट्रोल फ्री, तो ये होता है वेजेस सैलरीज इन काइंड। फिर होता है नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम या सिस्टम या रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा। जैसे कि मान लो कि बहुत सारा वर्कर्स होता है ना जिसका पीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह करता है, तो वो भी पेमेंट करने का एक तरीका होता है। जब हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल के आ जाएगा। ये क्या है, एक इंडिविजुअल का क्या है, इनकम बता रहा है, ठीक है। फिर रेट्स एंड रॉयल्टीज। अब रेट्स एंड रॉयल्टीज है, मान लो कि रेट रेफर्स टू द अमाउंट लेंडर रिसीव फ्रॉम द टेनेंट फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। जो भी एक टेनेंट होता है, ठीक है, टेनेंट अगर मान लो किसी भी घर पे रहता है तो उसे क्या लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ता है, तो रेंट भी क्या इनकम है या नहीं है, तो लैंडलॉर्ड के लिए क्या हुआ, इनकम है, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। फिर रॉयल्टीज है, मान लो कि कोई जमीन, मान लो कि कोई रॉयल्टीज समझो कि रॉयल्टीज आर द इनकम लैंडलॉर्ड रिसीव द ग्रांटिंग द लीज राइट। जब एक कोई भी तुम्हारा लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, तो वो किसी भी पर्सन को मान लो कि अपना रेंट 10 साल 20 साल के लिए दे देता है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम में वो उसका लीज राइट क्या होता है उसको ट्रांसफर करता है, और उस टाइम में वो उसे क्या रिसीव करता है, लैंडलॉर्ड क्या रिसीव करता है, रॉयल्टीज हर साल, ठीक है, तो वो भी इनकम तुम्हारा नेशनल इनकम में काउंट होता है। फिर नेक्स्ट होता है तुम्हारा इंटरेस्ट क्या होता है। देखो ये क्लास थोड़ा सा फास्ट जाने वाला है क्योंकि ये सब क्वेश्चन, ये सब जो भी क्वेश्चंस है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से डिटेल में जाना है, क्या होता है नेशनल इनकम। अगर आप लोगों को वो भी देखना है तो वो भी आप लोग देखने जा सकते हो, ठीक है, मैं उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। फिर देखो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मान लो कि इट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द लेंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट, इंटरेस्ट ऑन लोन ग्रांटेड फॉर ए सर्टेन प्रोडक्शन एसेट इज इंक्लूडेड। अब देखो इंटरेस्ट वगैरह भी होता है कि मान लो कि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट से बैंक वगैरह से
मान लो कि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट से या कोई भी मान लो कि एक फॉर्म है, ठीक है, जो मान लो कि किसी भी पर्सन को लोन प्रोवाइड करता है, तो उससे वो क्या रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होता है। फिर प्रॉफिट, एक कंपनी जो है, जो एक कंपनी है वो क्या करने वाली है, कंपनी जो काम करेगी तो उसे क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट्स मिलने वाला है, ठीक है। इट इज अ रिवॉर्ड गिवन बाय द एंटरप्राइज फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर थ्री पर्पसेस, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। देखो मान लो कि कोई भी कंपनी है, तो कोई भी एक कंपनी है तो उसे क्या होने वाला है, प्रॉफिट्स होने वाला है। अब प्रॉफिट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होगा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, प्रॉफिट से टैक्स भरा जाता है, प्रॉफिट से डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग मतलब फ्यूचर के लिए कुछ सेव भी किया जाता है। अगर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग सरप्लस भी कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द एंटरप्राइज। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी से हम लोग क्या क्या कमा सकते हैं, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट अपना तुम्हारा प्रॉपर्टी देकर इंटरेस्ट भी कमाते हैं, ठीक है। और इनकम फ्रॉम द एंटरप्राइज से हम लोग कमाते हैं प्रॉफिट। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या निकल, चारों को जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट इनकम होता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम मतलब जो भी छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, बार्बर्स, फार्मर्स, जो थोड़े थोड़े पैसा कमाते हैं, जैसे कि पान दुकान हो गया या कोई भी बार्बर हो गया, तो जो भी पैसा कमाते हैं ना, वो सब आपका मिक्स इनकम में काउंट हो जाता है। मतलब इट रेफर्स द इनकम अर्न्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सच एज फार्मर्स, हेयर ड्रेसर्स एक्सेट्रा, यूनिकॉर्पोरेटेड बिजनेस सच एज रिटेलर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स एक्सेट्रा। मिक्स इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। स्टेप टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम फ्रॉम द इनकम मेथड। अगर मान लो आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम मतलब जीडीपी निकालना है, तो क्या क्या फॉलो होता है तुम्हारा, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट, ये चारों को जोड़ देंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। देखो अगर हम लोग का नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, जीडीपी निकालना देश का, सबसे पहले हमको एनडीपीएफ चाहिए होगा, एनडीपीएफ से सबसे पहले सीओई चाहिए होगा, फिर इसमें जोड़ देंगे रेट प्लस में रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स इनकम। तो हम लोग का नेशनल इनकम मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। और हमको फिर जीडीपी निकालना होगा, देश का जीडीपी मतलब जीडीपी में नेशनल इनकम निकालना होगा, तो इसको प्लस कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। एनडीपीएफ में प्लस कर देंगे एनएफ, आइए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम लोग का जीडीपी निकल के जीडीपी निकालने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है ये समझेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, 3 मार्क के लिए आया हुआ है एग्जाम में। समझो ये वाला क्या होता है, the term gross investment and net investment are the concept used in the economics and accounting to describe the different aspects of the investment activity. Here are the brief explanation given. देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये समझो। तो देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट refers to the total expenditure made by the business and government on new capital goods such as machinery, building, infrastructure during a specific period of time। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में गवर्नमेंट या कोई कंपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज नया वाला परचेस करते हैं ना, जब न्यू कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी जो परचेस करती है ना, उसे हम लोग ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोस। जैसे कि मान लो कि जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपीज़ का, तो मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इसे मैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलूँगा। जैसे कि चलो मान लो कि मैं एक कोई न्यू मशीन लेके आया कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अब मशीन का कॉस्ट है 20,000, तो वो तो मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। और तुम्हारा नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग्रोस इन्वेस्टमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट अब देखो कंपोनेंट्स क्या होता है इसका, इट इंक्लूड्स द स्पेंडिंग द बोथ न्यू कैपिटल गुड्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स। फॉर्मूला ग्रोस इन्वेस्टमेंट का क्या होता है तुम्हारा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों हो जाएगा तो निकल के आ जाएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है तुम्हारा नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रोस तुम लोग को समझ में आया होगा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या देखो, net investment. The net investment is a more specific measure that focus on the net change in the capital stock of an economy. It reflects the difference between the gross investment and the depreciation. जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा। अब मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना था मेरा, मान लो एग्जांपल से बता, मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन का कॉस्ट 10,000 था, ये मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ये मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट मान लो, ठीक है।
चाहे मोबाइल फोन चलो मैंने एक मशीन खरीदा तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, चाहे मोबाइल फोन मैंने बिजनेस के लिए खरीदा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है। और इसी मोबाइल फोन को आफ्टर में 5 इयर्स मैंने यूज किया इस मोबाइल फोन को, अब मैं बेच रहा हूँ, तो क्या मुझे 10,000 रुपये मिल जाएगा? कभी 10,000 रुपये मिलेगा नहीं। तो मान लो मैं मोबाइल फोन को बेच रहा हूँ तो मुझे 5,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5,000। कितना मिलेगा मुझे? 5,000 मिल रहा है, ठीक है। तो 10,000 मोबाइल फोन था। देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? तो देखो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है नेट इन्वेस्टमेंट निकालने का। देखो सबसे पहले मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000 था, और मुझे डेप्रिसिएशन मतलब कि देखो मुझे अब मोबाइल कितना में मिल रहा है, मोबाइल में जब बेचूंगा तो मुझे पैसा कितना मिल रहा है? मैंने 10,000 रुपीज का मोबाइल फोन खरीदा था, अब मैं उसी मोबाइल फोन को बेच रहा हूँ तो मुझे मिल कितना रहा है? 5,000। तो मतलब 5,000 मेरा मशीन का मोबाइल का वैल्यू क्या हो गया होगा? घट गया होगा, मतलब डेप्रिशिएट हो गया होगा, ठीक है। तो मेरा ग्रोस कितना है तुम्हारा 10 और मेरा डेप्रिसिएशन कितना लग गया 5, तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट कितना निकल गया? 5,000। कितना निकल गया? देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा बात है कि मैं एक मोबाइल फोन मैंने खरीदा था 10,000 रुपीज का, आफ्टर 5 साल 3 साल यूज करने के बाद मैं मोबाइल फोन को बेच देता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मुझे पूरा का पूरा पैसा मिलने वाला नहीं है। ऑब्वियसली बात है कुछ कम ही पैसा मिलेगा, तो जितना पैसा कम मिलेगा वो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, तो ग्रोथ से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम लोग का नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ये था। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्टिंग्विश बिटवीन दी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है? देखो कंज्यूमर गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसे हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ये हमारे वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है, तो इसे हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो दोस्तों कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसके यूज से हम लोग फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है कि कंज्यूमर गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो डायरेक्ट ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करता है, एंड प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो क्या होता है जिसके यूज से हम लोग फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज या फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ लेना। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, मैं क्लास के बाद इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा सा दिया हुआ है कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द आरबीआई, एक्सप्लेन टू ऑफ देम। मतलब देखो आरबीआई कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करती है पैसा कंट्रोल करने में, मनी कंट्रोल करने में, इसका ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो बेसिकली आरबीआई क्या होता है पता है ना? आरबीआई क्या होता है? एक एफएक्स बॉडी होता है जो पूरे एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को क्या करती है? कंट्रोल करती है। विदाउट आरबीआई के पूरा एंटायर मॉनेटरी सिस्टम कभी भी कंट्रोल नहीं होता है। और आरबीआई को अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। हर देश का कुछ मतलब कोई भी देश है, मतलब कोई भी कंट्री है, तो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता ही है, ठीक है, जो पूरा एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है। और हमारे देश का कौन है? मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई है। तो देखो सबसे पहले आरबीआई कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट of monetary policy to control and regulate the money supply, interest rates and inflation in the economy। मतलब आरबीआई बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट फॉलो करती है मनी कंट्रोल करने, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को या इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब वो कौन कौन सा है ये समझो। दो अप्रोचेस होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक होता है आपका क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है। दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? या तो आरबीआई देखो जैसे कि मान लो कि पैसा 5,000, ठीक है, मान लो कि पूरे इकोनॉमिक में, मान लो कि लेट्स सपोज एक फिगर में बताता हूँ। देखो मान लो कि इकोनॉमी में अभी 10,000 शेयर पड़ा हुआ है, पूरे इकोनॉमिक में पैसा कितना पड़ा हुआ है? 10,000 शेयर। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। अब आरबीआई चाह रही है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है, आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि 10,000 शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगी? इस 10,000 को कर देगी 2,000 शेयर। तो डायरेक्ट इसने क्या किया? पैसा को बढ़ा दिया। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या करता है? पैसा को घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आरबीआई क्या करती है? मार्केट की कंडीशन को देखती है कि मार्केट में पैसा है या नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो पैसा के सप्लाई को बढ़ाएगी, अगर पैसा है तो पैसा के सप्लाई को
गिराएगी, ठीक है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब मार्केट में तो भी 10,000 शेयर है, जिसमें से एग्रीकल्चर, मान लो मार्केट में 10,000 शेयर लगा हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर में मान के चलो कितना लग रहा है, एग्रीकल्चर में जा रहा है 5,000 शेयर, कितना में जा रहा है, एग्रीकल्चर में जा रहा है 5,000 शेयर, ठीक है। फिर से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जा रहा है मान के चलो 3,000 शेयर, और मान लो सर्विस सेक्टर में जा रहा है मान लो 2,000 शेयर, तो टोटल इतना पैसा है। लेकिन क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या करेगी, गवर्नमेंट को लग रहा है कि एग्रीकल्चर में पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि एग्रीकल्चर में पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी पता है, ये 5,000 शेयर को घटा देगी और यहाँ पे मान लो कर देगी 3,000, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मान लो कर देगी 5,000 शेयर, और यहाँ पे तो अभी जैसे कि पैसे पहले भी था अभी भी सेम है, तो बस यहाँ से पैसा को उठा के इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा को बढ़ा दिया, मतलब इससे बस क्या कहते हैं, रूट को चेंज करती है, पैसा उतना ही रहेगा, पैसा 10,000 शेयर ही रहेगा, बस पैसा का रूट को चेंज होगा, लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होगा, या तो पैसा बढ़ा देगी या तो पैसा घटा देगी। तो दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट आरबीआई फॉलो करती है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव। लेकिन एग्जाम में अभी हम लोग का क्या था, हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट को ही एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन हम लोग दो करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें एक बात याद रखना, क्वालिटेटिव में देखो क्या क्या है, बैंक रेट है, ठीक है, बैंक रेट, या तो बैंक रेट देखो अभी ऐसा लगा इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, बैंक बहुत ज्यादा लोन दे रही है, ठीक है, तो आरबीआई क्या बोलेगी पता है कि आप बैंक रेट को बढ़ा दो, बैंक रेट को बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली बात है बैंक पैसा देना बंद, पैसा लेना लोग कम कर देंगे, ठीक है। फिर सीआर और एसएलआर को भी क्या कर देगी आरबीआई, बढ़ा देने वाली है, ठीक है। फिर ओएमआर मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन को बढ़ा देगी, इससे पैसा कंट्रोल हो जाएगा। अगर मान लो कि पैसा मार्केट में कम है तो इन लोगों इस सब रेट को क्या करने वाला है, कम करने वाला आरबीआई, ठीक है। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव एंड मॉडल स्पेशल, अब देखो एक एक करके हम समझते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या हम लोग का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, अब ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, देखो दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट इन एन इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक ट्राइज टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल इन द इकोनॉमी, या तो वो अमाउंट को डिक्रीज करने वाली है या तो वो अमाउंट को इंक्रीज करने वाली है, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल का मतलब qualitative methods of a credit control refers to the monetary policy by the central bank which includes those instruments that focus on the selected sector of the economy to control and regulate the monetary supply in the economy। मतलब इसमें क्या होगा कि पैसा तो सेम रहेगा लेकिन सेलेक्टेड सेक्टर में वो पैसा को ज्यादा कर देगा या तो कम करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखो दो हम लोग का ऊपर में क्या बोला गया था, आप एक्सप्लेन टू ऑफ देम करो, दो एक्सप्लेन करो, दो इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करो। तो देखो टू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड बाय द आरबीआई आर, पहला क्या रेपो रेट, क्या करना है रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट को समझो, डेफिनेशन देखो, द रेपो रेट शॉर्ट फॉर परचेज रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई किसको देता है, कमर्शियल बैंक को देता है। देखो मान लो कि आरबीआई में लेट्स सपोज आरबीआई है, ये मान लो कि कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई हो गया, मान लो ये कौन सा बैंक है तुम्हारा कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लोन देती है और उस लोन के बदले में जो भी इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज करने वाली है उससे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेपो रेट, ठीक है। फिर से देखो द रेपो रेट शॉर्ट टर्म परचेज इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड यूजुअली 1 to 40 डेज। ये एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 to 40 डेज के लिए होता है। व्हेन बैंक्स नीड फंड्स दे कैन एंटर इन ए रीपर्चेज एग्रीमेंट विथ आरबीआई बाय प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कोलेटरल एंड द रेपो रेट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक, ठीक है। रोल एंड इम्पैक्ट, इसका रोल एंड इम्पैक्ट क्या है, by adjusting the repo rate the RBI can influence the money supply and liquidity condition in an economy है हायर। देखो अगर मान लो ऐसा हो रहा है, अब देखो समझना, मान लो कि आरबीआई ने रेट मान लो कि 8% फिक्स किया, 8% बहुत हो गया, 4% मान लो फिक्स किया, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी और कमर्शियल बैंक से 4% इंटरेस्ट चार्ज करने वाले, ठीक है, मान के चलते हैं। तो जब ऐसा हो रहा था तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ रहा था, तो इसी कमर्शियल बैंक क्या करेगी पता है, इसी रेट को लेके 8-10% में पब्लिक को मान लो इंटरेस्ट पे चला दे रही थी पैसा। तो इससे क्या हो रहा था कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था, मनी सप्लाई बहुत इंक्रीज हो गया।
तो आरबीआई को लगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी पता है, इस रेपो रेट को कर देगी 6%। अब 6% होगा तो ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है अपना 12%, क्योंकि ये भी तो सामने किसी को लोन देने वाला है ना, तो ये कर दिया 12%। तो ऐसी ऑब्वियसली बात है 12% 15% में लोग उतना लोन नहीं लेंगे, तो इसलिए मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो रोल एंड इम्पैक्ट क्या है, बाय एडजस्टिंग द रेपो रेट द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी कंडीशन इन द इकोनॉमी। ए हायर रेपो रेट मेक्स द बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स लेंडिंग to reduce liquidity and potentially slowing down the economic activity. Or on the other hand, a lower repo rate makes borrowing cheaper and encouraging the lending and economic growth. समझ में आया बात? जब रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा, तो बैंक क्या करेगी, बहुत ज्यादा लोन किसे, कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा लोन किसे देगी, ऑब्वियसली बात है जो भी लेने वाले आएंगे उनको बहुत ज्यादा लोन देगी, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। और जब मार्केट में लगे कि ना लोन तो बहुत ज्यादा दे रहा है आरबीआई, लोन तो बहुत ज्यादा दे रहा है आपका कमर्शियल बैंक, तो उस टाइम में आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, बात खत्म। फिर नेक्स्ट होता है सीआरआर। अब केस रिजर्व रेशियो क्या होता है ये भी समझना। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसका, द सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप with the central bank in the form of the reserve in cash. It is a tool used by the RBI to control amount of the money that banks will lend to the customer. मतलब सीआरआर का सिंपल सा मतलब है कि सीआरआर एक ऐसा चीज होता है, सीआरआर मतलब केस रिजर्व रेशियो क्या होता है ये समझना। जैसे कि मान लो ये आरबीआई है, मान लो चलो ये आपका क्या है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये आपका आरबीआई है, ये आपका कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो ये आपका आरबीआई, ये हो गया कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को, ठीक है, मान लो कि कमर्शियल बैंक को, मान लो कि कोई कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर जो कस्ट में रहता है आपको पता ही होगा, तो मान लो कि कस्टमर ने 1000 बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो बैंक का रूल है कि 1000 में से ना इसमें दो डिवाइड हो, एक होता है एलआरआर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एक होता है तुम्हारा सीआरआर केस रिजर्व रेशियो। तो मान लो कि कोई कस्टमर ने क्या किया, 1000 बैंक में डिपॉजिट किया, तो 50% पैसा इसमें जाता है, बैंक अपना पास रखती है, और 50% पैसा क्या करेगी पता है, बैंक आरबीआई को जमा करा देती है। क्या करती है, 1000 में 50% आरबीआई के पास और 50% एसएलआर के पास, ठीक है। एक मिनट इसको और सिंप्लीफाई में समझते, एक मिनट। मान लो कि एलआरआर, ठीक है, तो एलआर में दो होता है, एक होता है आपका सीआरआर, एक होता है आपका एसएलआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसका होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो मान लो कोई कस्टमर ने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया और एलआरआर कितना परसेंट है, मान लो कि चलो 20% है, एलआरआर कितना परसेंट है, 20% है। अब कोई कस्टमर ने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, तो एलआरआर 20% है, मतलब सीआरआर हो गया 10% और एसएलआर हो गया आपका 10%, ठीक है। समझना स्टेप बाय स्टेप कि मान लो कि आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में कोई कस्टमर ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया और एलआरआर कितना परसेंट है, 20%। एलआरआर मतलब लिक्विड क्या होता है आपका, लिक्विड रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसमें आपका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका तो सीआरआर और एक होता है आपका एसएलआर। तो 20% एलआरआर होगा तो 10% सीआरआर में और 10% एसएलआर में। तो मान लो कि कस्टमर 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो इसको 200 रुपया, कितना रुपया, 20% मतलब 1000 का 20% कितना होगा, 200 रुपया एलआरआर में रखना होगा, जिसमें 10% तो सीआरआर में जाएगा और 10% एसएलआर, मतलब यहाँ पे 100 रुपया जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, 100 रुपया। मतलब ये 100 रुपया तो बैंक अपने पास रखेगी, ठीक है, और एसएलआर का मतलब बैंक 100 रुपया अपने पास रखेगी, और जो 100 रुपये इसने लिया ना वो किसे, आरबीआई को दे देगी। किसे दे देगी, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा ये जमा कर देगी। मतलब केस रिजर्व रेशियो का मतलब सिंपल सा यही बात है कि जो भी कमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जब आरबीआई को जमा करा देती है तो उसे हम लोग सीआरआर बोलते हैं। इससे भी पैसा कंट्रोल किया जाता है, एकदम मजा से समझना, ठीक है। अब देखो रोल एंड इम्पैक्ट। अब इसका रोल एंड इम्पैक्ट क्या होता है, देखो by adjusting the CRR the RBI can influence the liquidity position of banks when CRR is increased। जब CRR बढ़ जाता है तो बैंक have to keep the higher proportion of their deposit with the central bank। मान लो कि पहले CRR कितना था, पहले LR में कितना था, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना था, 20%, जिसमें 10% क्या था आपका CRR और 10% था आपका SLR, ठीक है।
अब मान के चलो कि मार्केट में पैसा बहुत हो गया तो बैंक क्या बोलने वाले क्या भैया आप एसएलआर कर दो 50%, कितना कर दो 50%। जब एलआरएम कर दो कितना परसेंट 50%। एलआरएम कितना कर दिया बैंक ने, आरबीआई ने कितना कर दिया 50%। जब एलआरएम 50% होगा तो इसमें होगा 20% मतलब सीआरआर तुम्हारा, सीआरआर हो गया तुम्हारा 25% और एसएलआर हो गया तुम्हारा 25%। तो ऑब्वियसली बात है अब बैंकों को ज्यादा अपना डिपॉजिट का हिस्सा किसके पास रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा। जब बैंकों को अपना डिपॉजिट का ज्यादा हिस्सा आरबीआई को रखना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है बैंक के पास पैसा कम है, जब पैसा कम है तो वो लोन भी कम देगी, लोन कम देगी तो मार्केट में पैसा कंट्रोल हो गया। आज जब ऐसा लगेगा कि मार्केट में पैसा नहीं है तो इस सीआरआर को फिर से गवर्नमेंट घटा के कितना कर देगी 10% कर देगी या 15% कर देगी, जिससे कि मार्केट में फिर से पैसा आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे समझते हैं। ठीक, फिर देखो थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप लोगों को बहुत कुछ समझाना भी है, बहुत क्वेश्चंस भी आया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूँ, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दोबारा एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। देखो आरबीआई का रोल को एक्सप्लेन करना है एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ये भी एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको समझने की बेटर वे में कोशिश करो, उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब देखो जैसे आया ना एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, तो जैसे कि मैंने डायरेक्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप लोग सबसे पहले ये लिखोगे कि आरबीआई क्या होता है, आरबीआई का मतलब क्या है, ये लिखोगे, उसके बाद इसके एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा इंप्रेशन बेटर होगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सर्व एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट इन ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। द concept of the lender of the last resort is a crucial role played by the central bank of worldwide, including the RBI. Here's the explanation of the role of the RBI as the lender of the last resort. ये जो lender of the last resort वाला रोल है ना, यह हर देश का सेंट्रल बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंडिया में तो आरबीआई यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डेफिनेशन जानो कि इसका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या होता है। A lender of last resort is an institution, typically a central bank. They provide an emergency financial assistance to the financial institution facing the liquidity crisis or system issue when they are unable to obtain the funds from the other sources. देखो लेटर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब मान लो कि कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक है जो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ है, ठीक है, उसे अदर कोई भी सोर्स फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, वो बैंक डूबने वाला है, तो उस टाइम में भगवान बनके कौन प्रकट हो जाता है, आरबीआई। बोला आरबीआई हम है, टेंशन मत लो। तो आरबीआई उस बैंक को उस टाइम में क्या करता है दोस्तों, बचाता है, कि डूबने से उस बैंक को क्या करता है, बचाता है। इसीलिए आरबीआई को हम लोग लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं। मतलब कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो भी मान लो कि कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो तुम्हारा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जो बैंक डूबने वाला है, हालांकि डूब गया है, उस बैंक को क्या करती है आरबीआई फंड्स प्रोवाइड करके उसे फिर से बचाती है। तो उसी के लिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी कहा गया है। द सेंट्रल बैंक स्टेप इन एज ए बैकस्टॉप prevent a financial panic and maintain the stability in the financial system and protect the depositor। ऐसे डिपॉजिटर को भी बचाती है। मान लो उस डिपॉजिटर ने कुछ कोई मान लो कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, तो कॉमर्शियल बैंक कैसे बनता है, डिपॉजिटर पैसा डालेंगे तो कॉमर्शियल बैंक चलेगा। तो मान लो कि कॉमर्शियल बैंक ने किसी एक ऐसे पर्सन को लोन दे दिया जो बैंक का बहुत सारा पैसा लेके पार हो गया, तो अब उसके पास बैंक के पास पैसा नहीं, तो बैंक कहाँ से डिपॉजिटर का पैसा लौटाएगी भैया। तो उस टाइम में कौन आता है, आरबीआई आएगा, बोलेगा भैया लो फंड, आप डिपॉजिटर को पैसा दो, फिर से तुम अपना बिजनेस को रीग्रोथ करो। ठीक है, अब देखो इसे और हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्वेश्चन कितना मार्क का आएगा, 6 मार्क का आएगा। ठीक है, तो 6 मार्क का आएगा, तो इसे हम लोग बेटर वे में समझते हैं। अब देखो रोल ऑफ आरबीआई एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। पहले क्या है, इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट। सबसे पहला रोल क्या प्रोवाइड करता है, इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट। मतलब आरबीआई प्रोवाइड द इमरजेंसी फंड टू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेसिंग ए सडन शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी। मान लो कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास कैश रिजर्व कम है, तो उस टाइम में वो
मतलब इमरजेंसी फंड उसे प्रोवाइड करती है। फिर से मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल मान लो कि किसी बैंक के पास बहुत ज्यादा कम पैसा बचा हुआ है तो उस टाइम में उसे पैसा देके उसका स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। फिर प्रिवेंटिंग द सिस्टमेटिक रिस्क से भी इसको बचाती है, मतलब द गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फ्रॉम द वन इंस्टीट्यूशन टू द अदर, रिड्यूसिंग द सिस्टमेटिक रिस्क, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा एंश्योरिंग द कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, और एंश्योर करती है, लोगों को बताती है कि फाइनेंशियल सिस्टम में आप बिलीव करो, ठीक है, मतलब द मेयर असिस्टेंट विद द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस टू द फाइनेंशियल मार्केट एंड डिपॉजिटर्स, मतलब डिपॉजिटर को कॉन्फिडेंस जगाती है कि आप पैसा डालो, हम लोग तो है ना, तो इस तरीके से वो बताते हैं। फिर कंडीशनली एंड सुपरवाइजर भी करती है किसे, आरबीआई को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका कुछ कंक्लूजन, इसका आप लोग बेटर में पढ़ना घर पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई, पता ही है इसका तो 2 या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन एग्जाम में एक्सप्लेन करने को तो आ ही जाता है। तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आरबीआई देखो, तो ये भी 6 मार्क का आया हुआ है कि आरबीआई का फंक्शन एक्सप्लेन करो। तो देखो जो भी क्वेश्चन आया ना कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या होता है, चाहे आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्यों कहा गया है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आरबीआई का मतलब लिखो कि आरबीआई क्या होता है भैया। तो देखो इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ऑल फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक हम लोग का देश में सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब आया था, 1 अप्रैल 1935, एमसीक्यू याद करो, ठीक है। अब देखो इसका बहुत सारा फंक्शन है। देखो सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इश्यूइंग करेंसी अथॉरिटी। देखो हम लोग का देश में करेंसी छापने का अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला फंक्शन क्या है कि जो भी नोट्स प्रोवाइड करती है, जो भी देश में नोट्स चल रही है वो कौन छापती है, तो सबसे पहले आरबीआई छापती है, इसीलिए आरबीआई को हम लोग बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी के नाम पे भी जानते हैं। फिर बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बैंकर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई का नेक्स्ट फंक्शन है कि आरबीआई को गवर्नमेंट का एडवाइजर या एजेंट या बैंकर भी कहा गया है। देखो द आरबीआई इन इंडिया परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट ensure the safe and intimate connection between the public finance and the monetary affairs, which being convenient and economical. The central bank also perform below the function as a banker to the government. देखो receives and makes payment for the government, मतलब गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट का फंड्स रिसीव भी करेगी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे फंड को पेमेंट भी करेगी, ठीक है। फिर allocate short term loans to the government in case of emergency, जब गवर्नमेंट को कुछ इमरजेंसीज होगा तो आरबीआई उसे शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए इसको क्या किया, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक भी कहा गया आरबीआई को। फिर कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, आरबीआई अपने पास कैश रिजर्व को अपने पास रखती है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर द कंट्रीज कमर्शियल बैंक टू होल्ड portion of their cash balances on deposit with the central bank. The commercial bank can draw on the cash balance when the need for the cash is high and repay when the need for is cash is lower. मतलब देखो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व क्यों कहा है, देखो हर कमर्शियल बैंक को अपना डिपॉजिट का कुछ हिस्सा किसे, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और जब कमर्शियल बैंक को केस का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है तो उसी पैसा में से आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक को फंड प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसे कस्टोडियन ऑफ केस रिजर्व भी कहा गया है। फिर नेक्स्ट आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी अपने पास रखती है। जब लगता है कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज को छोड़ देगी, और जब लगेगा मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज बहुत है तो उसे पकड़ लेगी, अपने पास रख लेगी इसे, इसलिए इसे हम लोग कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बोला गया है। फिर लेटर ऑफ द लास्ट रिजर्व, अभी मैंने समझाया जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में सेम था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा क्लियरिंग हाउस, जो भी देखो आरबीआई को हम लोग क्लियरिंग हाउस के भी नाम से भी जानते हैं, मतलब जैसे कि कोई भी डिपॉजिटर है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उस टाइम उसका अकाउंट सेटल कौन करेगी, आरबीआई करेगी, इसलिए क्लियरिंग हाउस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब जब मार्केट में एक्सट्रीम पैसा चला जाएगा या मार्केट में उतना पैसा नहीं है तो उस टाइम में आरबीआई आएगा और इसे कंट्रोल करेगा। फिर प्रोटेक्टिंग द डिपॉजिटर इंटरेस्ट, डिपॉजिटर इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है, जो भी डिपॉजिटर को एक कॉन्फिडेंस जगाती है, भैया आप बैंक में डिपॉजिट करो, हम लोग तो खड़े हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फिर एग्जाम में पूछा गया ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो ऊपर में आरबीआई का हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया तो ये हम लोगों का काम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सिंप्लीफाइड इकोनॉमी विद द 2 सेक्टर हाउस होल्ड एंड द फॉर्म, मतलब हम लोग को क्या
एक्सप्लेन करना है सर्कुलर फ्लो इन विद रिस्पेक्ट टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है। अब देखो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है मार्केट में पैसा का घूमना। मार्केट में क्या होता है, पैसा का घूमना। जैसे कि देखो इस तरीके से मार्केट में पैसा घूमता है। सबसे पहले क्या होता है, मान के चलो ये हाउस होल्ड है, यह हाउस होल्ड है, ठीक है। या हाउस होल्ड गया किसी फॉर्म में काम करने, मान लो कि हाउस होल्ड फॉर्म में काम करने गया, ठीक है। तो हाउस होल्ड सबसे पहले फॉर्म में जाएगी, तो क्या मिलने वाला है, हाउस होल्ड सबसे पहले फॉर्म को फैक्टर सर्विस देने वाला है, और फॉर्म इसे क्या देने वाला है, तो फॉर्म इसे फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। फिर हाउस होल्ड इसी पैसा को लेके जो गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म ने बनाया है उसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा, तो फिर जो पैसा हाउस होल्ड को मिला वो वापस किसके पास, फॉर्म के पास। इस तरीके से मार्केट में पैसा क्या होता है, घूमते रहता है। इसी के लिए हम लोग इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब एक पहला देखो सबसे पहले एक हाउस होल्ड फॉर्म के पास काम करने गया, फॉर्म ने उसे क्या दिया, पेमेंट दिया। उसी पेमेंट को लेकर जो फॉर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया वो वापस उसने उसी को पेमेंट कर दिया। इस तरीके से मार्केट में क्या हो गया, पैसा घूमा। फिर से मैं बता रहा हूं, समझो। जैसे कि मान लो कि यह हाउस होल्ड है, आइए मान लो लेट्स सपोज फॉर्म है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सबसे पास फॉर्म में जाते हैं और फॉर्म को क्या दिया, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस, हाउस होल्ड ने फॉर्म के लिए काम किया, फॉर्म ने इसे पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट किया लेट्स सपोज, ठीक है। अब हाउस होल्ड के पास मान लो कि फॉर्म ने इसे कितना पेमेंट किया, 1000 रुपीज। और ये फॉर्म क्या बनाती है, ये फॉर्म बनाती है मैगी, मान के चलो फॉर्म क्या बनाती है, मैगी। तो हाउस होल्ड को कितना मिला, 1000 रुपीज मिला। अब हाउस होल्ड ने क्या किया, इसी पैसा का यूज करके मैगी को वापस से खरीदा। तो मैगी मान लो 500 रुपीज का खरीदा, तो वापस ये मैगी के पास मैगी किस कंपनी ने बनाया, मैगी इसी फॉर्म ने बनाया। तो वापस पहले इस फॉर्म ने इसे 1000 दिया, वापस फिर 500 का इसने क्या किया, सामान खरीदा, तो वापस पैसा किसके पास, फॉर्म के पास। इस तरीके से पैसा मेरे पास, पैसा उसके पास, इस तरीके से मार्केट में पैसा क्या होता है दोस्तों, घूमते रहता है। इसी बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, ठीक है। अब देखो सर्कुलर फ्लो को समझते हैं अच्छे से। It refers to the cycle income generation in the production process, then to its distribution among the factor of production, and finally to its circulation from the household to the production units in form of the consumption expenditure to make the goods and services produced by this. It is a continuous process since the human needs never end. मतलब समझना फिर से एक बार देखो। It refers to the cycle income generation in the production process. ये production process में ही income generate होता है। Then it distribution amongst the factor of production, जो भी factor of production में काम किया उसके पास वो income जाता है। And finally circulation from the household to the production unit. अब फिर से जो पैसा household को मिला फिर वो production units के पास चला जाता है, क्योंकि consumption हमेशा बढ़ता रहेगा और ये process कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए सब क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में वही हाउस होल्ड है और एक फॉर्म है, तो इसी को मैंने बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, आप लोग इसे देख लेना, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है समझना। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें आइटम वाइज रिसीव एंड पेमेंट लिखा हुआ रहता है कि एक साल के अंदर में हम लोगों ने फॉरेन कंट्री से कितना हम लोगों के पास पैसा आया और हम लोगों ने फॉरेन कंट्री को कितना पैसा दिया। मतलब हम लोगों ने जो भी सामान, जब हम लोग सामान खरीदेंगे तो पेमेंट करना होगा और जब हम लोग सामान बेचेंगे तो हम लोग को मिलेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो आपको आइटम वाइज बताता है कि आपको बाहर से कितना पैसा मिला, आप लोगों ने बाहर को कितना पैसा दिया। ये होता है आपका बैलेंस ऑफ payment. It is an accounting statement that provides the systematic record of all economic transaction between the resident of the country with the rest of the world given period of time. ठीक है। And balance of trade क्या होता है ये समझना। It is an accounting statement that provides the systematic records of all physical transaction। देखो समझना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में तीन तरीके का ट्रांजैक्शन होगा, एक होगा फिजिकल, एक होता है तुम्हारा इनविजिबल, ठीक है, और एक होगा आपका कैपिटल ट्रांसफर वाला आइटम, ठीक है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली फिजिकल आइटम का ही ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि कोई भी गुड्स का ही ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, मैंने बाहर से सामान खरीद के लाया, मान लो कि मैं कोई कंपनी है जो बाहर से सामान खरीद ले, जूता खरीद के ला रही है मान के चलो, ठीक है। तो जूता की एक फिजिकल आइटम है या नहीं है, तो बाहर से अपना सामान खरीद के लाएंगे तो वैसे पेमेंट करना होगा, तो वो उस तरीके का आइटम किसमें जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जाएगा। तो मतलब इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provide a systematic records of all physical
फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड्स बिटवीन द रेस्ट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक साल के अंदर में जो भी फिजिकल ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी हम लोग फिजिकल गुड्स बाहर से खरीद के लाए हम लोग, या तो हम लोग बाहर को बेचे, तो उन जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा आपका, इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ विजिबल आइटम। इसमें देखो विजिबल आइटम्स आता है, इसमें इनविजिबल आइटम्स आएगा, और इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आएगा, और इसमें कैपिटल आइटम्स भी आएगा। इसमें चार तरीके का बात आएगा। पहला आएगा तुम्हारा विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा, ओनली फिजिकल आइटम्स ही आएगा। ठीक है, द मेन अकाउंट अंडर द बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखो इट इज द मेन अकाउंट अंडर विच द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली ए पार्ट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मेन अकाउंट होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इट देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है तुम्हारा करंट अकाउंट। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली एक ही अकाउंट होगा, करंट अकाउंट। इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे अच्छा से गो थ्रू करना। ठीक है, चलो 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं कि आगे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसे हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC, that is marginal propensity to consume। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है और मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में रिलेशनशिप कैसा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये समझो कि मान लो कि आप लोग मान लो कि आप लोगों का इनकम मान के चलो 1 लाख रुपीज है, इसमें से आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लो 10,000 रुपीज। ठीक है, आप लोगों का लेट सपोज इनकम कितना है 1,000, आप लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया 10,000 रुपीज। अब 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया ना, तो नेक्स्ट ईयर में आपका इनकम कितना हो गया 2 लाख रुपया, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 20,000 रुपीज। कितना हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 20,000 रुपीज। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या है, इनकम में कितना का चेंजेस आया, इनकम में चेंजेस आया 1 लाख रुपीज का, क्योंकि 1 लाख से कितना हो गया 2 लाख रुपया, और इन्वेस्टमेंट में कितना का चेंजेस आया 10,000 रुपीज चेंजेस आया। तो अगर 0 में कट करूंगा तो कितना 10 कितना हो गया आपका, तो यहाँ पे होगा तो कितना हो गया 10 टाइम्स हुआ ही नहीं हुआ, कितना हो गया दोस्तों 10 टाइम्स। मतलब कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको ये बोलता है कि आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपका इनकम कितना गुना से चेंजेस होता है। मतलब थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इनकम कितना चेंजेस होगा। पहले हम लोग इन्वेस्ट करते थे 10,000 रुपये, तो इनकम कितना जनरेट होता था 1 लाख। अब इन्वेस्टमेंट 20,000 का हो गया तो इनकम कितना जनरेट हो गया 2 लाख रुपए। तो दोनों में चेंजेस कितना गया है, इसमें चेंजेस आया 10 का, हम लोगों ने 10 से और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और मेरा इनकम भी 1 लाख डायरेक्ट डबल हो गया, मतलब 10 टाइम्स हो गया ही नहीं हो गया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आप लोग क्या बोलते हैं, द कांसेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोफेसर जेम कीन्स believe that the initial increment in the investment increase the final income in many times। अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट में चेंज करोगे ना, तो जो फाइनल इनकम होगा मेनी टाइम्स चेंजेस होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जांपल देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको बोलेगा हम लोग चेंज ऑफ वाई एंड चेंज ऑफ आई, डेल्टा वाई एंड डेल्टा आई। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया हुआ है, द इनकम इंक्रीज फ्रॉम द 2 लाख टू 2 लाख 16, इनकम 2 से 2 लाख 16 हो गया। ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनकम इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 24। हम लोग ने इन्वेस्टमेंट पहले 20 था, फिर इन्वेस्टमेंट कितना हम लोगों ने कर दिया 24,000 इनकम में कितना का चेंज, इन्वेस्टमेंट में कितना का चेंजेस आया 4,000 का, इनकम में कितना का चेंजेस आया 16,000 का। मतलब इन्वेस्टमेंट कितना का चेंज आया 4,000, इनकम में आया 16। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो इनकम कितना गुना बढ़ गया 4 टाइम्स। अगर हमने 4,000 रुपए का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बनाया तो हम लोग का 4 टाइम्स इनकम भी बढ़ गया। ये होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब होता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप एमपीसी के साथ कैसा होता है और एमपीएस के साथ कैसा होता है, ये समझना आप लोग। तो देखो एग्जाम में एमपीसी के साथ ही पूछा गया है, तो एमपीसी जितना हम लोग का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा उतना मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। मतलब जितना हम लोग खर्चा करेंगे उतना मेरा इनकम मल्टीप्लायर भी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, और जितना हम लोग एमपीसी घटाएंगे तो मेरा मल्टीप्लायर भी क्या होगा। मतलब इसमें कौन सा रिलेशन है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशन है। और एमपीएस में क्या होता है कि अगर जितना हम लोग एमपीएस बढ़ाएंगे, खर्च मतलब सेविंग जितना बढ़ाएंगे, मल्टीप्लायर देखो सिंपल सा बात है,
1% के लिए अगर इनकम होगा तो दूसरे पर्सन के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, नहीं होगा। अगर सामने वाला पर्सन ज्यादा खर्चा करेगा तो सामने वाला पर्सन को इनकम होगा ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, खर्चा ज्यादा इनकम ज्यादा, खर्चा कम इनकम कम, सिंपल सा बात है। अगर मान लो 1000 कमाते हो, अगर आप 1000 को 1000 किसी मार्केट में डाल दिए तो ऑब्वियसली बात है 1000 आपको कुछ प्रॉफिट देने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन 1000 अगर कमा के 1000 आप सेव कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल से इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब इसमें आपका इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे और अच्छा से समझाया हुआ है, नीचे में आपको देखो कि मल्टीप्लायर इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब द कांसेप्ट ऑफ द मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द एक्सपेंडिचर ऑफ द वन पर्सन इज द इनकम फॉर द अदर पर्सन। व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इट आल्सो द इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है। पीपल स्पेंड ए पार्ट ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन द कंजम्पशन एंड डिपेंड्स अपॉन द एमपीसी। देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। हायर द एमपीसी मोर विल बी द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना आप खर्चा करोगे आपको उतना ही इनकम मिलने वाला है, उतना ही आपका मल्टीप्लायर बढ़ने वाला है। इसको हम लोग इससे प्रूफ भी करके दे सकते हैं। जैसे कि देखो इनकम का मतलब, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनकम को या तो कंज्यूम करोगे या तो इन्वेस्ट करोगे आप लोग, ठीक है। इसको अगर मान लो कि हम लोग इसे मतलब इसे हम लोग मान लो यहाँ इनकम है, सॉरी, अगर मान लो इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे चेंज ऑफ वाई से, क्या करेंगे हम लोग इसे अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो कि सभी को हम लोग डिवाइड कर देंगे चेंज ऑफ वाई से, इसे भी चेंज ऑफ वाई से, ठीक है, ठीक है, और इसे भी चेंज ऑफ वाई से, ठीक। एक मिनट, अब देखो वी नो डेट इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसी को मैं समझा देता हूं, ठीक है। अगर हम लोग y इक्वल टू c प्लस आई को, ठीक है, सबको क्या करेंगे हम लोग, सबको क्या में डेल्टा से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। देखो सबसे पहले चेंज ऑफ इनकम, चेंज ऑफ कंजम्पशन प्लस चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सबको हम लोग डेल्टा y से मतलब चेंज ऑफ इनकम से डिवाइड कर देंगे तो देखो चेंज ऑफ इनकम से डिवाइड इसे भी होगा, इसे भी चेंज ऑफ इनकम से डिवाइड होगा, ठीक है, इसे भी चेंज ऑफ इनकम से डिवाइड होगा। तो ये तो कट गया, तो क्या बचा, ये कटेगा तो 1 हो गया। और चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई का मतलब होता है एमपीसी, और चेंज ऑफ आई डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय के। तो 1 डिवाइडेड बाय के मतलब के को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा, और 1 माइनस एमपीसी का मतलब क्या, देखो एमपीसी प्लस एमपी एच इक्वल टू 1 होता है। अगर मान लो एमपीसी इक्वल टू एमपीसी इक्वल टू 1 होता है तो एमपीएच क्या होगा, 1 माइनस एमपीसी होगा ना। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा एमपी इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अगर हम लोग एमपीसी को निकालेंगे तो कैसे होगा, तो 1 माइनस एमपी ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से मतलब फॉर्मूला को भी डिजाइन करके हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये समझा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि एक पर्सन के लिए अगर खर्चा होगा तो दूसरे पर्सन के लिए इनकम होगा। इन लोगों को भी डायरेक्ट रिलेशनशिप पता चल रहा है कि जितना हम लोग का खर्चा होगा उतना हम लोग का मल्टीप्लायर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये सबको मैंने प्रीवियसली क्लासेस में बेटर वे में समझाया हुआ है, ठीक है। अभी तो क्लास फास्ट इसलिए मैं पूरा समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्फिनिटी। व्हेन एमपीसी इक्वल टू 1 मतलब when the economy decided to consume the whole of this additional income and save nothing। अगर मान लो कोई भी इकोनॉमी, जैसे कि मान लो देखो मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला तो 1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक है। अगर एमपीसी को हम लोग मानते हैं 1 मतलब इसका मतलब when the economy decided to consume the whole of the additional income and save nothing, मतलब एक इकोनॉमी पूरा का पूरा इनकम अगर सेव कर लेगी, कुछ भी सेविंग करने वाली कुछ पूरा एक मतलब एक इकोनॉमी पूरा का पूरा इनकम को सेव करेगी, कंज्यूम कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। When the economy decided to consume the whole of the additional income and save nothing, मतलब बोलने का मतलब ये है k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी कितना है, 1 है ना। देखो एक इकोनॉमी है जो पूरा का पूरा अपने एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर रही है, कुछ भी पैसा सेव नहीं करी, 1 रुपये भी बचा नहीं रही है, पूरा का पूरा उसने क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया, ठीक है। तो एमपीसी का वैल्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या माना है, 1 माना है ना। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 0, 0 से 1 होगा तो इन्फिनिटी। अगर मान लो कोई भी इकोनॉमी है पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को पूरा का पूरा खर्च कर दे रही है, तो उस टाइम में आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कहाँ जाएगा इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होता है 0, जैसे कि 1 MPC मल्टीप्लायर स्पीड क्या होगा 1 माइनस MPC। मतलब यहाँ बोलने का मतलब है कि when the economy decided to save the whole of the income and consume nothing, मतलब एक इकोनॉमी अपना एडिशनल इनकम का पूरा सेव कर रही है, कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रही है, तो उस टाइम में 1 माइनस MPC क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो उस टाइम में 1 से 1 क्या होगा ना मल्टीप्लाई करके कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो याद रखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इंफिनिटी तक जाता है क्योंकि एक इकोनॉमी पूरा का पूरा पैसा कंज्यूम कर रही है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब एक इकोनॉमी अपना पूरा का पूरा पैसा सेव करेगी तो मल्टीप्लायर होगा 1, और कुछ भी सेव नहीं करेगी तो मल्टीप्लायर चला जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप बता रहा है और एक ये भी रिलेशनशिप बता रहा है, आपको जो अच्छा लगे पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी 6 मार्क का एग्जाम आया हुआ है, ये भी कर लेना। अब देखो डिस्क्राइब द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है, देखो ये समझना स्टेप अच्छा से समझना। देखो मान लो कि कोई भी एक इन्वेस्टर है, वो उसको पैसा कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जब उसे मान लो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उसका इंटरेस्ट रेट हाई हो, तो उसे इन्वेस्ट करने में मज़ा आएगा। लेकिन इकोनॉमी का ऐसा अभी मान लो कोविड का टाइम है, इकोनॉमी का हालत एकदम खराब हो गया था, अगर मान लो उस टाइम मतलब पैसा भी सेव करेंगे तो उतना मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, पैसा को इन्वेस्ट ना करके हम लोग सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को क्या करें, होल्ड करें। क्यों होल्ड करें, जब बाद में हमको बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा या बॉन्ड्स में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो उस टाइम में हम लोग पैसा को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बोलते हैं। जब मार्केट में ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो उस टाइम में जो भी इन्वेस्टर होता है पैसा को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और बाद में जब लगता है कि ना मार्केट में पैसा, बाद में पैसा का वैल्यू बढ़ने वाला है या कुछ भी, ठीक है, मार्केट में बॉन्ड्स का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो उस टाइम में उसी पैसा को क्या कर देंगे, वो इन्वेस्ट कर देंगे और उससे उसी पैसा से वो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये भी एग्जाम में 6 मार्क का आता है। देखो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी refers to the demand of the money as the store of wealth. Wealth can be stored in the form of the land, property, bonds, money and bullion. For the sake of simplicity, all form of asset except the money can be clubbed in a single category called bonds. मतलब देखो मनी को छोड़ के बाकी सबको एक सिंगल कैटेगरी में क्लब कर देगा, उसे बॉन्ड बोलते हैं। Thus, according to the Keynes, there are two types of assets, money and bonds. People compare rate of return on bond with the rate of return on bank deposit. It is a speculative about the future changes, rise and fall in interest rate and bond prices, and the resulting demand for the money is called the speculative demand for money. और इसका कुछ की पॉइंट्स है, आप लोग इसे पढ़ोगे तो आप लोगों को बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, मतलब हमेशा एक इन्वेस्टर ये सोचेगा कि मुझे बॉन्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, इसमें देना है ना, बैंक में इंटरेस्ट होगा, तो उसको देखता है कि फ्यूचर में बढ़ने वाला है, घटने वाला, उसी के हिसाब से वो पैसा को इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है तुम्हारा ये समझो। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एनुअल स्टेटमेंट। देखो एक गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान एंड आउटलाइन द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू द रेवेन्यूज एंड प्रपोज स्पेंडिंग। देखो गवर्नमेंट बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट आपको ये बताती है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली है एंड गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलने वाला है, इसे हम लोग गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट बजट मतलब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी एंड गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलने वाला है, तो उसे एक वो कागज में लिख देती है, उसी को हम लोग गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान एंड आउटलाइन दैट द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड प्रपोज स्पेंडिंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ usually a fiscal year. It's of the comprehensive roadmap for the managing the finance of the government and ensuring the expenditure aligned with the revenue projection and national priorities. मतलब देश का नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करेगी, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलने वाला है, सभी को एक कागज में लिखते उसी को हम लोग गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। ठीक है, What is the meaning of the government budget? अभी मीनिंग में बताया डिस्टिंक्ट बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब मैंने समझाया आप लोगों को। अब रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट क्या होता है ये समझना, दोनों के बीच डिफरेंस बिटवीन आता है लिखने के लिए। अब देखो सबसे पहला बात है डिफरेंस बिटवीन नेचर। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है ये समझना, these receipts are represent the income earned by the government or organization in its regular course of operation. They do not operate the liability and no lead to increase the asset. Example देखो सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट का मतलब, रेवेन्यू मतलब लगातार जो गवर्नमेंट को मिलता है। अब गवर्नमेंट को लगातार क्या क्या पैसा मिलता है, सबसे पहले टैक्सेस मिलता है। क्या क्या मिलता है गवर्नमेंट को, टैक्सेस मिलता है, फीस मिलता है, फाइन्स मिलता है,
ठीक है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीट मतलब ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस में होता है और इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है, तो उसी को हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। पहला डिफरेंस नेचर में क्या, और कैपिटल रिसीट मतलब कैपिटल रिसीट एक ऐसा रिसीट होता है जो गवर्नमेंट को कभी कभार मिलता है, ये लगातार नहीं मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट। पहला डिफरेंस। दूसरा क्या पर्पस क्या है, रेवेन्यू रिसीट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रेवेन्यू रिसीट टू मीट द डे टू डे ऑपरेशनल expenses and government or organization they are used to cover the outline expenses like salaries, maintenance cost and interest payment। मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट से हम लोग डे टू डे खर्चे को पूरा करते हैं। डे टू डे खर्चे मतलब अभी देखो गवर्नमेंट का बहुत सारा स्टाफ होता है, उनको सैलरी देना, वेजेस देना, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब इसका प्राइमरी मोटिव होता है। और इसका पर्पस क्या होता है कैपिटल रिसीट का, तो कैपिटल रिसीट देखो कैपिटल रिसीट टिपिकली रेज फॉर द फाइनेंस द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। दिस फंड आर जनरेटेड फ्रॉम द कैपिटल रिसीट एंड यूज्ड फॉर द कैपिटल प्रोजेक्ट सच एज बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वायरिंग और रीपेइंग दी लॉन्ग टर्म लोन। मतलब कैपिटल रिसीट का हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कैपिटल रिसीट का हम लोग यूज करते हैं। और इसका यूज तो मालूम है आप लोगों को डे टू डे खर्चे को पूरा करने के लिए। ठीक है, रेगुलर मतलब ये रेगुलर इन नेचर होता है और ये कभी कभार होता है। ठीक है, फिर व्हाट इज बैलेंस बजट। देखो बैलेंस बजट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं डेफिनेशन। देखो व्हाट इज बैलेंस बजट, तो बैलेंस बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें हम लोग को बजट को बैलेंस किया जाता है। अगर बीओपी में कोई भी डेफिसिट होता है ना, तो उस डेफिसिट को ठीक करके हम लोग बैलेंस को क्या करते हैं, बजट को क्या करते हैं, हमेशा बैलेंस करते हैं। देखो याद रखना, एक बजट डेफिसिट होता है, डेफिसिट होगा तो हमेशा डेफिसिट बजट को हमको बैलेंस बजट में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लोग या तो फ्यूचर में कहीं से लोन लेंगे या कुछ भी करेंगे, उसको बजट को बैलेंस करना होगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ, आप लोग समझ लेना। देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम चेंज होने पर वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, सॉरी ऑटोनोमस का मैंने बोल दिया। सबसे पहले ऑटोनोमस जानो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम चेंज होने पर होता नहीं है, वो हमेशा सेम रहेगा। अगर इनकम बढ़ा भी और इनकम घटा भी तो वो चेंज होने वाला नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट उतना का उतना ही रहेगा। जैसे कि गवर्नमेंट को आने वाले साल में इतना यहाँ खर्चा करना वो फिक्स होगा, वो हर साल क्या होगा, फिक्स होगा। अगर इनकम गवर्नमेंट का बढ़ेगा भी ना तो गवर्नमेंट आगे में खर्चा करने वाली नहीं है। ठीक है, उसे हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो दोस्तों इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के चेंज होने पर वो भी क्या होता है, चेंज होगा। इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। ठीक है, देखो समझना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। मतलब ये क्या होगा, ये इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, अगर इनकम बढ़ो या घटो ये तो भैया सेम ही होगा। ठीक है, और इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हिच नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। Therefore, autonomous investment is an income inelastic. It remains constant and does not respond to the level of income. देखो समझना ये वाला। सबसे पहले देखो मान लो देखो इनकम हम लोग का मनी इनकम M1 से M2 आ गया, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट अभी भी क्या है, सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, देखो पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ था तो मेरा इनकम मनी इनकम इतना था, अब इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा क्योंकि मनी इनकम बढ़ गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को मैंने समझा था, आप लोग इसे पढ़ना। ठीक है, फिर डिफाइन द पर्सनल प्राइवेट, डिफाइन द पर्सनल इनकम एंड द प्राइवेट इनकम डिस्टिंक्ट बिटवीन देम। अब पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम क्या होता है ये समझना स्टेप बाय स्टेप। पर्सनल इनकम क्या होता है ये समझना, प्राइवेट इनकम क्या होता है ये समझना। Personal income and private income are related to the economic concept and used to measure the analyze the income received by the individual or household. Here the definition and distinction between the personal income and private income. अब देखो personal income क्या होता है समझना, definition समझना। Personal income refers to the total income received by an individual from all sources including wages, salaries, rental income, dividends, transfer payments such as social security benefits or unemployment benefits. It represents the amount of the money available to individual before deducting the personal income tax. मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल जो भी उससे सैलरी, वेजेस, रेंटल इनकम या डिविडेंड्स मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम। इसमें हम लोग इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होता बिफोर, इसे मतलब इनकम टैक्स डिडक्ट करने से पहले जो इनकम होता है वो पर्सनल इनकम कहलाता है।
अब नेक्स्ट होता है कि प्राइवेट इनकम क्या होता है। तो देखो प्राइवेट इनकम इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स द पर्सनल इनकम को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, प्लस सम एडिशनल sources of income. In the additional personal income, private income is the income incorporated income earned by the business and corporation known as the corporate profit. Therefore, the private income is the sum पर्सनल इनकम एंड कॉर्पोरेट इनकम। जब हम लोग कॉर्पोरेट इनकम मतलब जो देखो मान लो कि एक बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस से जो इनकम कमाया और पर्सनली जो इनकम कमाया दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका प्राइवेट इनकम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब आने वाले टाइम में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है वो आने वाले टाइम में कितना मार्केट में सप्लाई करने वाले हैं उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट बिजनेस कैन सेल इन ए नेशनल इनकम एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड। इट रेफर्स टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड कस्टमर परचेसेस फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। मतलब आने वाले टाइम में जो भी बिजनेसेस है कितना मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मैंने समझाया था आपको। देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, मैंने बताया कि आने वाले टाइम में ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितना डिमांड करने वाली है गुड्स एंड सर्विसेज का, और डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स क्या है, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब पहला कंपोनेंट्स क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड का, पहला कंपोनेंट आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउसहोल्ड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ पेन शुगर एंड ऑयल एक्सेट्रा। मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब जो भी एक हाउसहोल्ड है जो अपना प्राइवेट खर्चा को पूरा करेगी उसे हम लोग प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मतलब जो भी एक हाउसहोल्ड जो अपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करेगी उसे हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स लाइक मशीन प्लांट। मतलब जो भी एक कंपनी या फर्म है जो भी मशीन्स वगैरह खरीदेगी उस पे खर्चा करेगी उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करने वाले। अब देखो गवर्नमेंट दो तरीके से खर्चा करेगी, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट जो एजुकेशन फैसिलिटीज को ठीक कर रही है, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज को या ट्रांसफर फैसिलिटी को जो ठीक करे उसे बोलते हैं गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट जो रोड बना रहा है, फ्लाईओवर्स बना रहा है उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का क्या, कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब आपका होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। और याद रखना एक बात कि जो जब भी हम लोग का जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसका जो बेस्ट क्वालिटी होता है ना हमेशा हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए देते हैं, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी अगर एक्सपोर्ट होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द नेट डिमांड, देखो समझना, इट रिफ्लेक्ट्स द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट एक्सपोर्ट डिपेंड अपॉन द मेनी things like foreign trade policy, foreign exchange rate and comparative price and quality etc. समझ में आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होता है जो पूरे एंटायर इकोनॉमी को क्या करता है, स्टडी करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है। ये भी आया हुआ एग्जाम में, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। राइट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट इनकम पे लगता है, ठीक है। जो भी बिजनेसमैन को जो भी टैक्स पे करना होता है वो आपका होता है डायरेक्ट, तुम्हारा बिजनेस बोल रहा हूं मैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो भी होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब समझना स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूं। देखो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट इनकम पे लगेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट गुड्स इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। जैसे कि देखना समझना स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, these taxes are levied on directly on the individual or entities and the burden of the payment cannot be shifted to the others. Example include in the income tax, corporate tax and the property tax. The impact of the direct tax on the person or entity legally responsible for tax liability, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जो देखो आप लोगों ने मान लो इनकम कमाया ₹1,00,000, तो ₹1,00,000 में जो आप लोगों ने टैक्स दिया वो आपका डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो भी हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है
और सामने वाले पार्टी को टैक्स देके आया है, वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स, और जो डायरेक्ट आपके इनकम पे लगता है या आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे लगता है तो आपका होगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स पता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन द सेल और कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। द बर्डन ऑन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल टैक्स पेयर टू द अदर इन फॉर्म ऑफ द हायर प्राइसेस। ठीक है, हायर प्राइसेस मतलब अभी समझ में आया आपको बात कि डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अभी इसका डिफरेंस डिफरेंट है, आप लोग बेटर में पढ़ना उसको। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब एसेट इन्वेस्टमेंट का मतलब आप लोग आने वाले टाइम में कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो उसे बोलते हैं एसेट इन्वेस्टमेंट। एंड एक्सपोर्ट मतलब आप लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट कर लिया उसे बोलेंगे हम लोग एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी हो गया। इसका डिफरेंस बिटवीन आप लोग बेटर में लेना। फिर डिस्कस द फोर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट, तो रेवेन्यू रिसीट भी सेम हम लोगों ने पढ़ के ऊपर से आ गया हम लोग। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये डबल काउंटिंग क्या होता है? देखो जब हम लोग वैल्यूएटेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो एक ही गुड्स हम लोग दोबारा काउंट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम लोग को दो तरीका होता है, एक मतलब एंटायर वैल्यू को साथ में प्लस कर ले, या जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसी का वैल्यू को ले ले, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये भी एग्जाम में आने का चांसेस है। हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डज द जीडीपी एंड वेलफेयर आर सेम थिंग, मतलब अगर जीडीपी एंड वेलफेयर क्या दोनों एक जैसा है, दोनों सेम थिंग है, तो इसका आंसर है नो। जीडीपी अलग है एंड वेलफेयर क्या है, अलग है। अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को सबको अच्छा है, सबका वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। जीडीपी बढ़ने से भी वेलफेयर और जीडीपी दोनों अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ इसका इसको 6 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, इसको बेटर में आप लोग पढ़ना कि जीडीपी देखो इन जनरल जीडीपी गिव्स द पिक्चर ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखो जो जीडीपी होता है वो पूरा देश का पिक्चर बताना नहीं बताता है कि देश मेरा कहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। जो जरूरी नहीं कि जीडीपी देश का बहुत अच्छा है तो वेलफेयर भी सबको हो रहा है, सबको नौकरी मिल रहा है, सबको जिंदगी मस्त से जा रहा है, सब कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जीडीपी एंड वेलफेयर अलग होता है। क्यों? देखो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन है जीडीपी। अब देखो 3 तरीके का सेक्टर होता है, क्या कौन कौन सा होता है आपका मालूम है आपको? ठीक है, 3 सेक्टर हम लोग का। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, ठीक है, फिर से तुम्हारा सर्विस, फिर से होगा तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होता है। तो मान लो कि जो देश का जीडीपी है ना वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण बढ़ रहा है। किसके कारण? जो देश का जीडीपी है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण देश का जीडीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले लोग एंड सर्विस वाले लोग ये दोनों क्या रहे, ये दोनों मर रहे हैं। लोगों को उतना पैसा नहीं है, लोगों को उतना काम नहीं है, लेकिन किसी एक सेक्टर के कारण ही देश का जीडीपी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो काम कर रहे होंगे लोग तो उन लोग क्या उन लोगों का वेलफेयर हो रहा है? उन लोगों का वेलफेयर तो नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग पहले बोल सकते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सेम नहीं है। देश का जीडीपी बढ़ने से ऐसा नहीं हो कि देश का सभी लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है। तो एन इंक्रीज इन द जीडीपी में ड्यू टू द इंक्रीज इन द आउटपुट। ठीक है, एज ए पार्टिकुलर सेक्टर, किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर का अगर जीडीपी किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर के कारण अगर जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेक्टर के कारण भी जीडीपी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जीडीपी है वेलफेयर दोनों साथ नहीं आ सकते। फिर चेंज इन प्राइस। अब देखो पहले प्राइस था 10 रुपया किसी चीज का, अब उसी चीज का प्राइस हो गया 15 रुपया। अब 15 रुपया होगा तो पिछली बात है कि जीडीपी वो बढ़ाएगा। अगर वो उससे जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन आ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन लोगों को फायदा हो रहा है क्या? जो लोग पहले 10 रुपये में सामान खरीदते थे अभी उसी सामान के लिए उन्हें 15 रुपया पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है किसके कारण? प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण, ना कि प्राइस के कारण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना, या देखो if a country GDP increase because of the increase in the general price level not because of the change in the physical production, मतलब physical production चेंज नहीं हो रहा है बट जीडीपी बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ा। पहले जो सामान 10 रुपए में मिलता था वही सामान 15 रुपए में मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग का जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है बट हम लोग का फिजिकल पहले हम लोग पहले ये सामान हम लोग 5 खरीदते थे, लेकिन अब हम लोग यही सामान हम लोग कितना खरीद रहे हैं? 4 खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी जीडीपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्राइस इसका ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 50 रुपीज होगा, यहाँ पे कितना होगा 15 4 से कितना होगा तुम्हारा
60 होगा। तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो दोनों के इसमें हम लोग पहले 5 प्रोडक्ट खरीदते थे, अब हम लोग कितना प्रोडक्ट खरीदे हैं 4 प्रोडक्ट, तो इससे जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट तो बढ़ देगा, इसलिए बोल सकते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर सेम नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब देखो जीडीपी, देखो पहला बात आई मान लो, जैसे कि मान लो कि तुम लोग एक ओल्ड एज होम तुम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब ओल्ड एज होम स्टार्ट किया क्यों? क्योंकि जो भी बूढ़े लोग हैं उन लोगों को तुम लोग हेल्प कर पाओ, इससे क्या होगा वेलफेयर बढ़ रहा है, ठीक है। क्या इससे देश का जीडीपी बढ़ रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम लोग खाते हो, हाँ। तो अगर मान लो जो मम्मी खाना बना रही है वो क्या बेनिफिट के लिए बनाती है ना, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, इससे बोल सकते जीडीपी एंड वेलफेयर सेम नहीं है, ठीक है। फिर एक्सटर्नलिटीज समझो क्या होता है। They refer to the benefit that harms caused by the business or individual for which they cannot be punished. Example, pollution। देखो है मान लो कि जो भी बिजनेसेस है, जो भी मशीनरी से गुड्स एंड सर्विसेज बना, इससे देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है, ये हमारे वेलफेयर के लिए अच्छा तो नहीं है, तो इसी भी बोल सकते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सेम नहीं है। फिर अगर मान लो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इससे क्या हमारे वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जीडीपी बढ़ेगा, तो इसे बोल सकते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों सेम नहीं है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन हाउ द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर द एक्सपेंडिचर मेथड। अगर एक्सपेंडिचर मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालना है तो कैसे क्या करना होगा, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसे पढ़ना, ठीक है। अब ये भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर ऑटोनोमस एंड एक्कोमोडेटिंग आइटम्स आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ये दो क्वेश्चन आप लोग पढ़ना। एक्सपेंडिचर मेथड मैं बता ही देता हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम लोग का जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा। देखो मतलब हम लोग जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर देश में जो भी हम लोग खर्च कर रहे हैं ना, उन सभी खर्चे को जोड़ देंगे तो फिर भी जीडीपी हम लोग का निकल के आ जाएगा। ऊपर में हम लोग इनकम से निकालने सीखा था, अभी लोग खर्चे से भी जीडीपी निकाल के मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो एक्सपेंडिचर मेथड को हम डिस्पोजेबल इनकम मेथड भी बोलते हैं। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर टू द परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। The sum of the final expenditure is equal to the gross domestic product at a price, gross domestic product at a market price। मतलब देखो जो भी देश के लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं उन सभी खर्चे को जोड़ के हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला इसका कंपोनेंट्स क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंस, जो भी एक हाउस होल्ड है, जो भी एक प्राइवेट प्लेयर है, जो भी खर्चा कर रहा है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से खर्चे को जोड़ देंगे तो जीडीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहला कंपोनेंट्स क्या हो गया आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑन द परचेज ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस इन एन अकाउंटिंग ईयर। दैट मींस ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स में जो भी हम लोग खर्चा करते हैं तो वो भी हम लोग का जीडीपी निकालने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट होता है सर्विस। नेक्स्ट होगा आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है उन सभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी जोड़ देंगे तो हम लोग का जीडीपी, मतलब इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सच एज डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड एजुकेशन। मतलब गवर्नमेंट जो भी एजुकेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे या डिफेंस में जो भी खर्चा करता है उन सभी खर्चे को भी हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं देश का। फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, they refer to the expenditure on the incurred by the producer on the domestically produced final goods and services और investment purpose। जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो भी खर्चा करते हैं तो वो भी देश का जीडीपी निकालने में काउंटेड होता है। तो इन सभी तीनों खर्चों को जोड़ देंगे तो हम लोग का देश का जीडीपी देखो। अभी नेक्स्ट लास्ट होगा तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब देखो क्लासिफाई द फाइनल कंजम्पशन। देखो हम लोग का देश का जीडीपी निकालना है तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट अगर कर देंगे तो चारों से हम लोग का निकल जाएगा। इन चारों से चीज निकलेगा जीडीपी एट एमपी, ठीक है। इससे जीडीपी एट एमपी हम लोग का निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड क्या हुआ, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड से अगर जीडीपी निकालना है तो हम लोग को चारों को जोड़ना होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर हम लोग चारों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट एमपी निकल के आ जाएगा। अगर कभी कल एग्जाम में ये दिया नहीं रहता है तो हम लोग ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को
एनएनपी एंड एफसी निकालना होता है, जीडीपी एंड एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी और माइनस एनआईटी कर देंगे तो हम लोग का नेशनल इनकम निकल के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। डिफाइन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होता है। देखो ऑटोनोमस आइटम एक ऐसा आइटम होता है जो हम लोग जानबूझ के करते हैं। अगर हम लोग को मान लो कि हम लोग और प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ज़्यादा सेल करेंगे तो ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम लोग ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब ऑटोनोमस आइटम एक ऐसा आइटम होता है जो हम लोग जानबूझ के करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में लॉस भी हो सकता है, और जब लॉस होगा तो लॉस को कवर करेगा एकोमोडेटिंग आइटम। मान लो कि आप लोगों ने ऑटोनोमस आइटम्स को बनाना, मतलब ऑटोनोमस आइटम मतलब इट रेफर्स टू दोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब आप लोग प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, ऑटोनोमस आइटम किया। ठीक है, अब प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में आपको हो गया 10,000 का लॉस, मान लो 10,000 का लॉस। अब इस 10,000 को पूरा करेगा एकोमोडेटिंग आइटम, मतलब ऑटोनोमस आइटम्स को बनाने के लिए आप लोगों ने लॉस किया और लॉस को कवर अप करेगा एकोमोडेटिंग आइटम। एकोमोडेटिंग आइटम मतलब आपका जैसे कि देखो अगर मतलब ऑटोनोमस के चक्कर में आपको क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, डेफिसिट आएगा। अब जब डेफिसिट आया तो इसको ठीक करेगा कैसे, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, बाहर से लोन लेके एकोमोडेटिंग आइटम करेंगे, डेफिसिट को हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखो ऑटोनोमस आइटम इज द करेंट माइनस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, ऑटोनोमस आइटम्स इन ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसीव एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन लोन। ऑटोनोमस सरप्लस का मतलब, ऑटोनोमस सरप्लस मतलब रिसीव ज्यादा होगा और पेमेंट आपका कम होगा जब, ठीक है। और डेफिसिट का मतलब ऑटोनोमस रिसीव क्या होगा तुम्हारा, कम होगा, और ऑटोनोमस पेमेंट क्या होगा तुम्हारा ज्यादा होगा। जब ऑटोनोमस रिसीव कम होगा, ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा होगा तो हो जाएगा तुम्हारा, तब हमको एकोमोडेटिंग आइटम्स करना होगा। जैसे कि हमको मान लो रिसीव मिला 100 और एक्सपेंडिचर हो गया 200, तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हुआ ही होगा। तो उस टाइम में एकोमोडेटिंग आइटम मतलब और 100 रुपये हमको क्या करना होगा, लोन लेना होगा और दोनों को इक्वलाइज करना होगा। ठीक है, बेसिकली ये डेफिसिट आप लोग पढ़ोगे तो लोगों को बेटर वे में समझ में आएगा। देखो इट रेफर्स द ट्रांजैक्शन दैट अंडरटेक इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन द बीओपी। बीओपी में जब डेफिसिट हो जाएगा क्या होगा, बीओपी को हमको करना होता है इक्वल। ठीक है, तो जब बीओपी में डेफिसिट होगा तो हम लोग को इसको करना होगा। ठीक, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, डिफाइन डेफिसिट एंड डिसइक्विलिब्रियम बीओपी, मतलब बीओपी में डेफिसिट क्यों आता है। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीओपी में डेफिसिट या डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब आपका डेबिट साइड ज्यादा हो जाए। ये समझना, जब आपका डेबिट साइड ज्यादा हो, मतलब खर्चा ज्यादा, आप डेबिट मतलब पेमेंट ज्यादा हो और क्रेडिट मतलब रिसीव्ड कम हो। जब आपका डेबिट साइड मतलब पेमेंट ज्यादा हो, क्रेडिट मतलब रिसीव्ड कम हो, तो आपको बीओपी में क्या आता है, डेफिसिट आता है। क्या आता है दोस्तों, डेफिसिट आता है। और उसी डेफिसिट को हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम मतलब it refers to the situation where the outflow of the foreign exchange is greater than the inflow of the foreign exchange। मतलब हम लोगों ने पेमेंट ज्यादा किया है, हम लोगों को पेमेंट कम मिला है। ठीक है, हम लोगों ने पेमेंट ज्यादा किया और हम लोगों को इनकम मिला है कम, तो उस टाइम में आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम या डेफिसिट। तो ये डेफिसिट एंड डिसइक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है। ठीक है, क्यों आता है ये, कॉजेस ऑफ डेफिसिट इन द बीओपी, मतलब क्यों आने का रीजन क्या है, मतलब हम लोग का पेमेंट ज्यादा क्यों हो जाता है, हम लोग का इनकम कम क्यों होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या क्या कॉजेस है जिसके कारण बीओपी में क्या है आपका डेफिसिट आया। ठीक है, तो सबसे पहला कॉजेस आपका इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है नहीं है, डेवलपिंग कंट्री ऑब्वियसली बात है। तो इंडिया को अगर डेवलप करना है तो क्या करना होगा, बाहर से मशीन्स वगैरह मंगाना होगा, नया नया टेक्नोलॉजी मंगाना होगा। तो जब इंडिया बाहर से नया नया टेक्नोलॉजी मांगेगी, मशीन्स बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट क्या होगा, बाहर में जाएगा ही नहीं जाएगा। तो बाहर में जाएगा तो मतलब हम लोग का खर्चा ज्यादा होगा, पेमेंट मतलब डेबिट से ज्यादा होगा और रिसीव से कम होगा। तो बीओपी में क्या है, डेफिसिट आया नहीं आया। तो पहला डेवलपमेंट एक्टिविटीज, पहला क्या हो गया आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज। समझ में आया बात। देखो बीओपी में कॉजेस ऑफ द डेफिसिट द बीओपी में डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले होता है इकोनॉमिक फैक्टर से कारण डेफिसिट होता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा हाई इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो अगर मान लो ड्यू टू द इन्फ्लेशन फॉरेन गुड्स बिकम द चीपर एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक गुड्स। अगर देखो मान लो कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गया इंडिया में, मान लो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया, तो इंडिया का सामान हम लोग नहीं खरीदेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बाहर का प्रोडक्ट हम लोग को ज्यादा सस्ता में मिलने लगेगा। तो पिछली बात हम लोग बाहर का प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट हम लोग बहुत ज्यादा खरीदते नहीं खरीदते। हाँ, तो क्यों, क्योंकि वो चीपर होता है। ठीक है,
तो अगर मान लो ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर का प्रोडक्ट मांगेंगे, इससे कि क्या होगा, इंडिया का प्रोडक्ट हम लोग खरीदना उतना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, पेमेंट यहाँ से बाहर में चला जाएगा, तो डेफिसिट हो जाएगा बीओपी में, ठीक है। फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, अब देखो कोविड है ना, कोविड है ना, ये पता है क्या होता है, ये बिजनेस साइकिल है। कोविड के टाइम में हम लोग का इकोनॉमी एकदम डिप्रेस हो गया था, तो इकोनॉमी को फिर से ऊपर ले जाने के लिए हमको क्या चाहिए, लोन्स वगैरह चाहिए, नहीं चाहिए, तो उस टाइम हम लोग बाहर से हम लोग पैसा मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, तो उस टाइम में क्या होगा, हम लोग का इकोनॉमी क्या होगा, हम लोग का बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा आप लोग का डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर हम लोग बाहर एक्सपोर्ट हम लोग करना बंद कर दिए, बाहर हम लोग एक्सपोर्ट माल को कर ही नहीं रहे, तो वैसे तो बाहर का पैसा नहीं आएगा, ठीक है, तो इससे भी बीओपी में डेफिसिट होगा, ठीक है। फिर इंपोर्ट सर्विसेज, हम लोग बाहर से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करें, सर्विसेज को मंगा रहे हैं, तो दूसरी बात है पेमेंट वहां करना होगा, तो बीओपी में डेफिसिट आएगा, ठीक है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण भी होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कोई गवर्नमेंट आया तो बोला कि आप लोग बाहर से लोन लो, बिजनेस को बढ़ाओ, बाहर से लोन लो, बिजनेस को बढ़ाओ, तो लोन लेंगे तो पिछले पेमेंट बढ़ेगा, पेमेंट बढ़ेगा, डेफिसिट आएगा। फिर बाहर का पॉलिटिकल, कब कोई भी ये गवर्नमेंट आ जाता है, कभी वो गवर्नमेंट आ जाता है, इसके कारण भी क्या होगा, बैलेंस शीट डेफिसिट आता है। फिर सोशल फैक्टर्स का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, हम लोग पता है हम लोग आज के डेट में बाहर वाले कल्चर को बहुत अपनाते हैं। जब हम लोग बाहर वाले कल्चर को अपनाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि बाहर वाले कपड़े को या वेस्टर्न को हम लोग बहुत अपनाते हैं, तो बाहर में अगर वेस्टर्न हमको कुछ भी चाहिए तो बाहर से मंगाना होगा, इंपोर्ट करना होगा, तो उस टाइम में भी क्या होगा, पेमेंट होगा, तो ऑब्वियसली डेफिसिट आएगा, ठीक है। चेंज इन प्रेफरेंस, हम लोग का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, हम लोग बाहर की टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, तो डेफिसिट आएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कुड गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रिएक्ट इन द एक्सेस डिमांड। ये आप हमको मुझे आप लोग ये बताना कि कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर मान लो कि एक्सेस डिमांड होता है तो गवर्नमेंट कैसा रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। मैं आज का क्लास में जो भी मैंने कराया वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा, आप लोग मिलाओगे भी तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड भी एग्जाम में आया हुआ है। सो गाइस आज का क्लास करते हैं फाइनली समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं सभी दोस्तों के पास पहुंच पाऊँ इजीली। सो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स कराने वाला हूँ। फिर हम लोग इंडियन डेवलपमेंट में भी बात करने वाले हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही।